आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो ग्राफ्स ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को प्लॉट करना सीखेंगे। यानी कि जैसे जैसे हम सेपरेशन को चेंज करते रहते हैं तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो आज हम फर्स्टली तो उनको प्लॉट करेंगे। तो अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आपस में कंपेरिजन करने जा रहे हैं। अगर मेरे पास कोई मैस है तो उससे आर डिस्टेंस दूर जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है जो कि होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स कैपिटल एम मैस, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैं किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। यानी कि वो पॉइंट जहां पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने जा रहा हूं उसकी जो सेपरेशन होगी उसको फॉर्मूले में उसका स्क्वायर मुझे डिवाइड करना है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इसी पॉइंट पे वो मेरे पास इक्वल होगा माइनस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स द मैथ, जिसकी वजह से मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय आर। तो पहली बात तो ये कि जैसे जैसे मैं इस सेपरेशन को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू में भी डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे मेरे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मेरे पास जो आंसर आता है वो छोटा होता रहता है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जैसे जैसे मैं सेपरेशन को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैं अभी साइन को कंसीडर नहीं कर रहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे मैं सेपरेशन को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वो कम होता रहेगा। लेकिन इन दोनों के फॉर्मूलाज में जो डिफरेंस है वो ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के स्क्वायर से, यानी कि डिनोमिनेटर पे जो सेपरेशन है उसके ऊपर एक स्क्वायर भी आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के, यानी कि सेपरेशन के ऊपर कोई पावर नहीं आ रही, कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, बल्कि सिंपल सेपरेशन से डिवाइड हो रहा है हमारे पास फॉर्मूले में। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो यूज होती है किसी भी टेस्ट मैच पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमारे पास यूज होता है किसी भी मैस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए। और वो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता हो तो सिंपली जो टेस्ट मैस हम उस पॉइंट पे रख रहे हैं, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूले से उस मैस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस टेस्ट मैस की फोर्स आ जाती है। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले में हम उस टेस्ट मैस के मैस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उस मैस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उस पॉइंट पे। तो बात ये कि हमारे पास जो फोर्स है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन होती है कि ऊपर से लग रही है, नीचे से लग रही है। लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि ऑब्वियसली आप ये तो कह सकते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, लेकिन आप उसकी डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर सकते कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से इतनी है, नीचे से इतनी है। मतलब वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन जो फोर्स होती है, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्ट ताल्लुक फोर्स से है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर उस पॉइंट पे हम किसी भी मैस को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उस मैस पे फोर्स आ जाती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो अपने अंदर ही अंदर डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी देती है। तो अब मैं इन्हीं डिस्कस किए पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करने लगा हूं, जिसमें हम फर्स्टली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के पैटर्न को देखेंगे और सेकेंडली हम किसी भी मैस की वजह से उसके इर्द गिर्द क्रिएटेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के पैटर्न को देखेंगे। और मैं अब इस कैपिटल एम मैस की वजह से क्रिएटेड उसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड को प्लॉट करने लगा हूं। अब फर्स्टली तो मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स द मैथ, जिसकी मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे डिफाइन करना होगा कि कौन सी डायरेक्शन की ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ और कौन सी ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। लेट्स से कि मैं कहता हूँ जो भी मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड टूवर्ड्स राइट आएगी ना उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और जो भी मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ आएगी ना
उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो अब ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि बाकी डायरेक्शन को कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। लेट्स से कि एक मैस है, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो मैं बाकी डायरेक्शंस का क्या करूंगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूँ तो उसका मैं क्या करूंगा। तो बात ये कि ये जो मैंने सेपरेशन लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल इस स्फेरिकल मैस की राइट की जानिब है, यानी कि बिल्कुल मैस के इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। जबकि जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो सेपरेशंस लिखी हुई हैं, ये मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि मेरे मैस के बिल्कुल लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि ये वाले पॉइंट्स। अब मैं एक स्फेरिकल मैस के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न बनाने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर जो होता है मेरे पास वो डिस्टेंस होता है जिस पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे डिफाइन करना होगा कि मेरी कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है और कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव है। इस केस में जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ राइट की तरफ होगी उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लेफ्ट की तरफ होगी उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। अब ये बात बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, अगर आप चाहते तो राइट को नेगेटिव और लेफ्ट वाली साइड को पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते थे। तो अब हम सबसे पहले इस स्फेरिकल मैस की जो राइट साइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न है उसको प्लॉट करेंगे। राइट साइड पे जब मैं कोई भी स्मॉल टेस्ट मैस रखूंगा तो उस पर मेरे पास जो फोर्स लगेगी वो इस कैपिटल एम मैस की तरफ लगेगी, यानी कि राइट साइड पे रखने की वजह से जो मेरे पास फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो लेफ्ट की तरफ है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव है। अब ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है किसी भी स्फेरिकल मैस की, ये उस स्फेरिकल मैस की सरफेस पे मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सिंपली इस स्फेरिकल मैस की सरफेस पे निकाल लेंगे। अब सरफेस पे जो हमारे पास सेपरेशन हो जाएगी वो ऑब्वियसली इस स्फेरिकल मैस के रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। और क्योंकि हम पहले राइट साइड वाले पॉइंट्स प्लॉट करें तो इसकी वैल्यू ये नेगेटिव होगी, तो मैं अपने ग्राफ को भी लेबल करने लगा हूँ -GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इससे नीचे मुझे पता है मेरा ग्राफ नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो होती ही सरफेस पे है। तो जब मेरे पास सेपरेशन जो है वो कैपिटल R के इक्वल है तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल आ गई GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। और अब जब मेरे पास सेपरेशन 2R की इक्वल हो जाएगी तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी GM डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, और सेपरेशन क्योंकि 2R हो गया तो 2R का होल स्क्वायर। और क्योंकि अभी भी ये जो पॉइंट है मेरा ये स्फेरिकल मैस के राइट पे है और इस पे फोर्स लेफ्ट पे लग रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव है, तो मैं ये नेगेटिव साइन जरूर डालूंगा। और अब इस 2R के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करके जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वो आ रही है -GM डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर। अगर गौर से देखें तो ये -GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो है जो कि सरफेस पे है, यानी कि जब मैं रेडियस को 2R करता हूं तो मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आती है वो सरफेस की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से 4 टाइम्स कम हो जाती है या 4 टाइम्स डिवाइड हो जाती है। और इसको प्लॉट करने पे -GM डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर की वैल्यू कुछ यहाँ आती है और 2R पे ये वैल्यू है, तो मेरे पास जो ग्राफ पे पॉइंट आ जाएगा 2R की सेपरेशन पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सेपरेशन को डबल करने से मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 4 टाइम्स कम हो गई है। सिमिलरली अब मैं सेपरेशन को 2R की जगह 3R कर दूंगा तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो GM डिवाइडेड बाय 3R का होल स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी GM डिवाइडेड बाय 9R स्क्वायर। और अगेन ये नेगेटिव साइन जरूर आएगा। अब सेपरेशन को 3 टाइम्स बढ़ाने से जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 3 स्क्वायर टाइम्स कम हो गया क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 आ गया। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो वो कहीं यहाँ पर आकर आएगा। और अब इन सब पॉइंट्स को कर्व के जरिए ज्वाइन करके मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न कुछ इस तरह हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये नोट करनी है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि लेट्स से जब मेरे पास सेपरेशन इनफाइनाइट भी हो जाएगी तो मेरे पास GM डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट स्क्वायर यानी कि कुछ ना कुछ 0.0000001 कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा इन्फिनिटी पे होगी। और क्योंकि राइट पे कोई भी मैस रखने से जितना भी दूर रख दें फोर्स तो लेफ्ट तरफ ही लगेगी तो नेगेटिव साइन भी आएगा, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है टुवर्ड्स द राइट ऑफ स्फीयर वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और अब कोई भी टेस्ट मैस इस कैपिटल एम मैस की अगर हम लेफ्ट साइड पे रखें तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगी वो राइट की तरफ होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी राइट की तरफ है। और राइट को हमने क्योंकि पॉजिटिव कंसीडर किया है तो इस कैपिटल एम के लेफ्ट साइड पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा।
तो लेफ्ट साइड पे कैपिटल आर की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और अब नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो मैं अब इसको प्लॉट करने लगा हूँ जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये मेरे पास पॉइंट आ गया। और अब लेफ्ट पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हुए भी यही होगा कि जब मैं सेपरेशन को डबल करूंगा तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 4 टाइम्स कम हो जाएगी, जब मैं ट्रिपल करूंगा तो 3 स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी, और जब मैं 4 टाइम्स सेपरेशन बढ़ाऊंगा तो 4 स्क्वायर टाइम्स, यानी कि जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस पे थी सेपरेशन को 4 टाइम्स बढ़ाने से वो 16 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। तो सिंपली इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न आ रहा है वो मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है। अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न इस स्फीयर के बाहर का तो बना लिया, यानी कि जब हमारे पास सेपरेशन कैपिटल आर इसके रेडियस से ग्रेटर थी तब का तो हमने बना लिया। अब इस मैस के अंदर जब हमारे पास सेपरेशन कैपिटल आर से कम होती है तब हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है, अब हम उसको प्लॉट करने जा रहे हैं। तो प्लॉट करने से पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी स्फेरिकल मैस के सेंटर पे आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। किसी भी परफेक्ट स्फीयर के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मिनिमम होती है, और मिनिमम कितनी होती है? 0 होती है आपके पास। तो लेट्स से कि इस कैपिटल एम मैस के सेंटर पे मेरे पास एक टेस्ट मैस पड़ा है। अब इस टेस्ट मैस पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस कैपिटल एम मैस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकता हूँ। कैपिटल एम के इन सारे छोटे छोटे पीसेस की स्मॉल टेस्ट मैस के साथ अलग-अलग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाल के सारी की सारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ऐड करके एक नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ। तो अगर आप नोट करें तो कैपिटल एम का ये वाला पॉइंट इस टेस्ट मैस को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और अब मैं जब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहूंगा तो इस वाले पॉइंट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसको ये वाला पॉइंट कैंसिल कर देगा, इस वाले ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ये वाला पॉइंट कैंसिल कर देगा। और क्योंकि हमारे पास मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक परफेक्ट स्फीयर में, तो इवेंचुअली सारी की सारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और आपस में कैंसिल होने की वजह से जो हमारे पास नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आती है सेंटर ऑफ स्फीयर में वो हमारे पास 0 के इक्वल होती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इस मैस के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास 0 के इक्वल है। और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जब हम किसी भी स्फेरिकल मैस के सरफेस से एंटर होके सेंटर की तरफ अप्रोच करते हैं लीनियरली कम होती है, यानी कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह कम होती है। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते रहते हैं वो कम होती रहती है और सेंटर पे जाके 0 हो जाती है। तो इनसाइड स्फीयर जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के पैटर्न को प्लॉट करूं तो मेरे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरह। तो अब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, और इसको बनाने से पहले मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि लेट्स से कि मेरे पास एक कैपिटल एम मैस है और मैं उसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ उन पॉइंट्स पे जो कि इस मैस से आर की सेपरेशन पे हैं। तो जब मैं उन सब पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा जो कि इस कैपिटल एम मैस से आर की सेपरेशन पे हैं, तो वो मेरे पास एक सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल पे जो भी पॉइंट है ना उसकी जो सेपरेशन है इस कैपिटल एम से वो स्मॉल आर के ही बराबर है, यानी कि इन सब पॉइंट्स पे जो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा वो आएगा -gm/r के इक्वल। अब इंपॉर्टेंट बात यह क्योंकि मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो कि मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो मुझे इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं जिस पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने जा रहा हूँ वो इस कैपिटल एम एस के बिल्कुल ऊपर है, लेफ्ट है, नीचे है, राइट है या कहीं भी है। जब तक उसकी सेपरेशन आर की इक्वल है तो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा ना उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। और क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो यानी कि इन सब पॉइंट्स का जो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा ना वो 100% सेम आएगा। अब इस बात को लॉजिकली आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है। इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन पर यूनिट मैस होता है उसको हम सिंपली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। अब इस मैस को मैं इन्फिनिटी से लेफ्ट से लेकर आऊं या मैं इसी मैस को राइट से लेकर आऊं
या बिल्कुल मैं नीचे से लेकर आऊँ इन्फिनिटी से या ऊपर से लेकर आऊँ। बात ये कि क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मुझे उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, बीच में ऊपर से लेकर आऊँ, नीचे से लेकर आऊँ, जिस मर्जी डायरेक्शन से लेकर आऊँ। तो इस बात का मतलब ये है कि इन सब पॉइंट का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको हम किसी भी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में कर सकते थे कि बेशक हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे मैग्नीट्यूड तो सेम होता था सेम सेपरेशन पे, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन डिफरेंट होती थी। लेकिन इस केस में क्योंकि डायरेक्शन होती नहीं है तो 100% इन सब पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो मेरे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है दैट इज जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है। तो यानी कि इस सेपरेशन की जगह मुझे कैपिटल आर रेडियस पुट करना पड़ेगा उस मैस का जिसकी वजह से मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने जा रहा हूँ उसकी सरफेस पे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -gm डिवाइडेड बाय आर। तो पहली बात तो ये कि जो पोटेंशियल आया ये नेगेटिव आया, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ के नीचे की तरफ बनेगा। और ये जो मैग्नीट्यूड आया है इसको मैं सपोज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड आया ना वो लेट से यहाँ पर आया है। तो अब मैं अगर सेपरेशन आर की जगह 2r पुट करके देखना चाहूँ, यानी कि -gm, और अब मैं सेपरेशन की जगह आर की जगह 2r लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स द रेडियस सेपरेशन हो गई है। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था ये तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था जो कि सरफेस पे आया है। और अब जैसे मैंने सेपरेशन को डबल किया तो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आधा हो गया। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मेरे पास 2r सेपरेशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जो है ना वो आधी हो जाएगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ में फर्क ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में जब मैंने सेपरेशन को डबल किया था तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 4 गुना कम हो गई थी एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कि सरफेस पे थी। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था वो 4 गुना कम नहीं हुआ, वो सिर्फ 2 गुना कम हुआ है। उसकी वजह ये कि इसकी सेपरेशन पे ना कोई पावर नहीं है, जबकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था वो r² से वेरी कर रहा था। और सिमिलरली अगर मैं सेपरेशन को 2r की जगह लेट से 4r कर देता हूँ तो मेरे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा -gm डिवाइडेड बाय 4r, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेरे पास सरफेस पे आया था उससे 4 गुना कम। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ प्लॉट करते हुए मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 4 गुना कम तभी होगी थी जब मैंने सेपरेशन को डबल किया था, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में 4 गुना कम करने के लिए मुझे सेपरेशन को भी 4 गुना बढ़ाना पड़ा है, यानी कि 4r सेपरेशन पे मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो मेरे पास कुछ यहाँ पर होगी। और अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँ तो मेरे पास जो ग्राफ की शेप आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। और ऑब्वियसली जैसे जैसे आप सेपरेशन को बढ़ाते रहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आपके पास कम होता रहेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमारे पास सेपरेशन के है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली। बस बात ये कि जो हमारा ग्राफ बनेगा थोड़ा लेस स्टीपर बनेगा, यानी कि अगर मैं यही प्लॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए कर रहा था तो हो सकता है जो मेरे पास शेप बनती ग्राफ की वो कुछ इस तरह बनती, यानी कि वो ज़्यादा स्टीप होती, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो r से नहीं बल्कि r² से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस मैच के राइट वालों की जगह लेफ्ट वाले पॉइंट के लिए ड्रॉ करना चाहूँ तो लेट से जब मेरे पास लेफ्ट पे जो सेपरेशन है वो r के इक्वल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मेरे पास इक्वल आएगा -gm बाय r के। और अब क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी या डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती तो ये भी नेगेटिव ही आएगी, यानी कि अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा इसी मैच की सरफेस पे लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में तो बिल्कुल जिस राइट पे जो मेरे पास मैग्नीट्यूड और जो मेरे पास साइन आया था उसी के इक्वल मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा जब मैं सरफेस पे लेफ्ट पे मेजर करूंगा। और सिमिलरली जब मैं सेपरेशन को 2r करूंगा तो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आधा हो जाएगा, और जब मैं सेपरेशन को 4 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी 4 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। और साइन तो हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नेगेटिव ही होता है। अभी तक जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो पैटर्न देखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैस की प्रेजेंस की वजह से। अगर मैं एक मैस की जगह अगर मेरे पास 2 मैस हों तो फिर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं उसके पैटर्न को, अब मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास 2 मैसेज हैं, एक m1 और जो सेकेंड मैस है मेरे पास वो m2 है, और मुझे एक पॉइंट जो कि ऑलमोस्ट इन दोनों मैसेज से इक्वल सेपरेशन पे है उन पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो m2 की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ऑब्वियसली m2 की तरफ होगी, और मैं उसका मैग्नीट्यूड सपोज कर रहा हूँ वो इक्वल है 8 न्यूटन
पर किलोग्राम के। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे थी m2 की वजह से। अगर मैं उसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूँ m1 की वजह से, तो ऑब्वियसली वो m1 की तरफ होगी और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो m2 की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से कम होगा, क्योंकि m1 मैस मुझे नजर आ रहा है कि m2 मैस से छोटा है। तो लेट्स से कि m1 की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो थी वो लेफ्ट की तरफ थी 4 न्यूटन पर किलोग्राम के। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं सिंपली उसको लिख दूंगा 8 न्यूटन पर किलोग्राम माइनस 4 न्यूटन पर किलोग्राम, यानी कि जो मेरे पास नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है वो मेरे पास आ रही है 4 न्यूटन पर किलोग्राम टुवर्ड्स राइट के। यानी कि बिल्कुल जिस तरह हम फोर्सेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हमारे फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही होती है हम उनको ऐड कर देते हैं, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को भी किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए दो मैसेज की वजह से हम बिल्कुल फोर्सेज वाला ही काम करते हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखना चाहूँ एक पॉइंट पे दो मैसेज की वजह से, लेट्स से कि मेरे पास एक मैस m1 है और एक मैस मेरे पास m2 है, और एक मैं पॉइंट ऐसा चूज कर रहा हूं कि जिसकी सेपरेशन m1 और m2 दोनों से r के इक्वल है। तो मेरे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको मैं फाई से डिनोट कर रहा हूं m1 की वजह से जो आएगा वो आएगा माइनस जी m1 बाय r, और जो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल m2 की वजह से आएगा जिसको मैं फाई 2 लिख रहा हूं वो मेरे पास इक्वल आएगा माइनस जी m2 बाय r के। और अगर मैं इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे सिंपली इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है। और मजे की बात यह कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा इन दोनों मैसेज के नेगेटिव होगा और हम नेगेटिव नेगेटिव को आपस में ऐड कर देंगे। इसमें कोई फोर्सेस की तरह डील करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा। सिंपली किसी भी पॉइंट पे दोनों मैसेज के इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स को मुझे ऐड कर देना है, बिल्कुल जिस तरह हम स्केलर वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो अब मैं दो मैसेज m1 और m2 की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि पहले आपने m1 का ग्रेविटेशनल फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना होता है, और m1 का ग्रेविटेशनल फील्ड पैटर्न को ड्रॉ करते हुए आपको सपोज करना होता है जैसे आपके पास m2 पड़ा ही नहीं हुआ, और फिर आपने m2 का ग्रेविटेशनल फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना होता है और आपने ऐसे सपोज करना होता है जैसे आपके पास m1 पड़ा ही नहीं हुआ, और फिर उन दोनों के पैटर्न्स को मिला के हमने एक पैटर्न बनाना होता है जिसको मैं अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो भी राइट साइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आएगी उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, जो मेरे पास लेफ्ट की तरफ आएगी उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो अगर मुझे m1 और m2 के दरमियान की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए ड्यू टू m1, तो मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे पास m1 की जानिब होगी, यानी कि लेफ्ट साइड पे होगी। और क्योंकि मैं लेफ्ट साइड को नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ, इसका मतलब है m1 की जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी मेरे पास m1 और m2 के दरमियान वो मेरे पास नेगेटिव आएगी। तो लेट्स से कि m1 की सरफेस पे जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है ड्यू टू m1, वो मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड मैं कुछ इस तरह प्लॉट कर रहा हूं, और मुझे पता है कि जब मैं इस सेपरेशन को डबल कर दूंगा तो मेरे पास यही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी 4 गुना कम हो जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पे कुछ इस तरह हो जाएगी। और जैसे ही मेरे पास ये सेपरेशन 3 टाइम्स बढ़ जाएगी तो अगेन मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 9 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह आ जाएगी। तो जो मेरा पैटर्न आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ड्यू टू m1 वो कुछ इस तरह आएगा। बात ये कि एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा बल्कि एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा फाइनल में जाके। और अब मैं m1 की जगह m2 का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो पहली बात ये कि किसी भी पॉइंट पे जो कि m1 और m2 के दरमियान है उस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ m2 की होगी वो टुवर्ड्स द राइट होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। अब लेट्स से कि m2 पे जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ रही थी उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह था। अब एक बात नोट करने वाली है कि m1 पे जो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बनाई थी m1 की सरफेस पे, उसका मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा रखा था, यानी कि 1 2 3 4 बॉक्सेस के बराबर था। लेकिन m2 की जो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है मैंने सिर्फ 2 बॉक्सेस के बराबर रखा है। उसकी वजह यही है कि क्योंकि मेरे पास m2 जो है मैस वो छोटा मैस है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी जो होगी ना वो थोड़ी होगी। तो सिमिलरली जैसे ही मैं m2 की जो सेपरेशन होगी उसको डबल कर दूंगा तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो मेरे पास 4 गुना कम हो जाएगी, यानी कि तकरीबन कुछ यहाँ पर आ जाएगी। और जब मैं 3 गुना बढ़ाऊंगा तो 9 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह। और अगर मैं m2 की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास कुछ इस तरह बनेगा।
अब बात ये कि मैंने M1 और M2 का इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न तो ड्रॉ कर दिया। अब मुझे पैटर्न बनाना है जो कि इनका नेट पैटर्न है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके जो पैटर्न आएगा। तो उस नेट पैटर्न को निकालना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट पे जो है ना अभी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न निकालना है, तो आपको पता है कि जो ऊपर वाली हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी कि राइट की तरफ हैं, और नीचे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्रॉ हुई है वो लेफ्ट की तरफ है। तो आपने सिंपली उस पॉइंट पे जो M1 की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और M2 की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसको ऐड कर देना है। लेकिन आपने साइंस का जरूर ध्यान रखना है, जैसा कि इस पॉइंट पे M1 की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी वो कुछ इस तरह आ रही है, और M2 की जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे वो निग्लिजिबल है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो इस पॉइंट पे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास M1 की वजह से। लेकिन जैसे जैसे मैं M2 की तरफ जाता रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी, तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में कोई ना कोई वैल्यू मेरे पास M1 की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की भी है और M2 की भी कोई ना कोई वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा बिल्कुल अलजेब्रिकली, जिस तरह मैं फोर्सेस को ऐड करता हूं, वो मेरे पास ऑलमोस्ट जीरो के ही बराबर आ रही है। और अगर मैं M2 के और करीब हो जाऊं तो अब किसी भी दो पॉइंट्स को ऐड करके जो डोमिनेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी ना, यानी कि जिसकी तरफ होगी वो अब M2 की तरफ होगी, क्योंकि M2 की वैल्यूज जो हैं वो अब M1 की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू से बड़ी होने लगी हैं। तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। और M2 की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट है ही सिर्फ M2 की वजह से, क्योंकि M1 अब इतना दूर हो गया कि बेशक वो बहुत बड़ा मैस है, अब उसका जो इफेक्ट है ना वो यहाँ पे निग्लिजिबल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि M2 की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इतनी आ रही है। तो अब मैं इन दोनों मैसेज के दरमियान नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न निकालने लगा हूँ, जो कि मेरे पास ऑलमोस्ट इस तरह आएगा। ये जो लाइन मैंने ग्रीन से बनाई है ये मेरे पास इस क्वेश्चन का असल आंसर है, जो कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है। लेट्स से कि अब मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ M2 के राइट साइड पे चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे M2 जो होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, यानी कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव होती। और इस पॉइंट पे अब M1 से डिस्टेंस इतना बढ़ गया है, तो अब यहाँ पे हम M1 की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को तो भूल गए ना। अब हम सिर्फ इस पॉइंट पे ना M2 की ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि M1 जो होगा आपने देख लिया कि उसका पैटर्न जो ऑलमोस्ट जो है ना M2 के करीब जाके वो जीरो के करीब हो गया। तो अब हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, M2 के राइट साइड पे ड्रॉ करते, यानी कि M2 के राइट साइड पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पैटर्न होगा ना वो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी कि जो बिल्कुल M2 की वजह से होता है। तो इन अ नटशेल बात ये कि अगर मेरे पास दो मैसेज हैं M1 और M2, और M1 का जो पैटर्न आया है वो कुछ इस तरह आया है और M2 का जो पैटर्न आया है वो कुछ इस तरह आया है, तो मेरे पास जो नेट पैटर्न आएगा ना वो इन दोनों लाइंस की एवरेज होगी हर पॉइंट पे, यानी कि कुछ मेरे पास इस तरह की जो लाइन होगी ना वो मेरे पास नेट पैटर्न की होगी। बस इतनी सी बात है। और आपके पास ये पॉइंट जहां पे आपके पास नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी है, ये पॉइंट बड़ा स्पेशल पॉइंट है। अब इसका मतलब ये है, लेट्स से कि इस पॉइंट की जो सेपरेशन थी ना वो M1 से थी R1 और M2 से जो थी ना वो उसकी सेपरेशन थी R2। और ऑब्वियसली वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगी, हमारे पास R2 की वैल्यू जो होगी वो R1 की वैल्यू से हमेशा छोटी आएगी, क्योंकि हमारे पास M2 जो मैस है वो भी छोटा है। और इस पॉइंट पे क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ कि G M1 बाय R1 स्क्वायर, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कि M1 की वजह से वो मेरे पास इक्वल है G M2 डिवाइडेड बाय R2 के स्क्वायर से, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कि M2 के इक्वल है। अब इसमें दोनों साइड से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी M1 बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 बाय R2 स्क्वायर। लेट्स से कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको M1 पता है लेकिन आपको M2 नहीं पता, लेकिन आपको ग्राफ गिवन है, तो आप सिंपली वो पॉइंट देखेंगे जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो नेट है वो जीरो हो रही है। इसका मतलब है दोनों मैसेज की उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल हो रही है। तो आपने इक्वेशन बनानी है और आपने सिंपली वो जो R1 उस पॉइंट पे सेपरेशन आ रही है वो M1 से कितनी आ रही है वो पुट करनी है, जितनी R2 से आ रही है वो पुट करनी है, और फिर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आप M2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को देखते हुए। लेट्स से कि मेरे पास दो मैसेज मौजूद हैं M1 और M2, और मुझे उनके दरमियान अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो मुझे एक बात तो पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है हमेशा नेगेटिव आता है। सेकंड बात ये कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी हमें उसी तरह ड्रॉ करना है। पहले हमें M1 के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के पैटर्न को ड्रॉ करना है और ऐसे कंसीडर करना है जैसे M2 नहीं है, फिर हमें M2 के लिए बनाना है और फिर हमें एक नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की लाइन बना देनी है।
लेट्स से कि जब मेरी सेपरेशन जो थी रेडियस के इक्वल थी m1 के, तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वो कुछ इतना था। और जैसे ही मैंने इस सेपरेशन को डबल किया, मेरे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड था वो आधा हो गया। और सिमिलरली जब मैंने 4 गुना बढ़ाई तो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड 4 गुना कम हो गया। तो m1 की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर मैं प्लॉट करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह बनेगा। सिमिलरली अब मैं पिंक लाइन से जो है m2 का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पैटर्न निकालने जा रहा हूँ कि सरफेस पे इस पॉइंट पे m2 का भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपके पास आएगा तो नेगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्योंकि m1 मेरे पास ज़्यादा बड़ा मैस है तो उसका मैग्नीट्यूड उससे छोटा होगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ आधा होगा सरफेस पे। तो जब मैं सेपरेशन m2 की डबल कर दूंगा तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी आधा हो जाएगा। तो m2 की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो मेरे पास पैटर्न आ रहा है वो मेरे पास कुछ इस तरह है। ध्यान ये देना कि ये लाइन कभी भी एक्सिस को क्रॉस ना करे। अब अगर मैं m1 और m2 के दरमियान एक नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की लाइन ड्रॉ करने लगूं तो सिंपली मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास m1 की लाइन आ रही है और m2 की लाइन आ रही है उनको एक किस्म का ऐड कर देना। अब क्योंकि दोनों नेगेटिव तरफ हैं, लेट्स से कि मुझे इस डिस्टेंस पे जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे मेरे पास m2 की वजह से आएगा, जितना पोटेंशियल मेरे पास इसी पॉइंट पे m1 की वजह से आएगा। और क्योंकि दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का साइन नेगेटिव है तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं ऐड करके लिख दूंगा। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो सिर्फ m1 का डोमिनेंट है क्योंकि m2 का तो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे फिर दोनों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐड करना होगा। तो मेरे पास हो सकता है जो नेट आए वो इसके इक्वल आए। मेरे पास इस पॉइंट पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो मेरे पास वो m2 की वजह से भी आ रहा है और m1 की वजह से भी आ रहा है, और दोनों को फिर मुझे ऐड करके जो आएगा वो मेरे पास ऑलमोस्ट इसके इक्वल आएगा। और अब मुझे अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है m2 की वजह से, तो मेरे पास जो m1 की वजह से आ रहा है वो मेरे पास इतना आ रहा है, और जो m2 की वजह से आ रहा है वो मेरे पास इतना आ रहा है। तो मुझे अब इन दोनों को ऐड करके नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनाना होगा जो कि मेरे पास आ रहा है ऑलमोस्ट इस पॉइंट के इक्वल। मेरे पास जो नेट ग्राफ की शेप बन रही है वो मेरे पास ऑलमोस्ट एक यू की तरह बन रही है। लेकिन अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना नेट येलो कलर में, अब ये बिल्कुल एक सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि मतलब एक परफेक्ट यू इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि दोनों मैसेज का जो है ना मैग्नीट्यूड वो मेरे पास डिफरेंट आ रहा है। लेट्स से कि अगर मेरे पास m1 मैस और m2 मैस बिल्कुल इक्वल होते ना तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पैटर्न बनता है ना नेट, वो ऑलमोस्ट इस तरह का यू बनता, यानी कि परफेक्टली सिमेट्रिक होता वो।